हेलो एवरीवन। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आईसीटी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रोबोटिक्स। ठीक है। रोबोटिक्स जो है ये आपके सिलेबस में जो लिखा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर के अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे आपने, तो ये देखा होगा कि रोबोटिक्स से हर बार वो एक से दो क्वेश्चन पूछ ही रहा है। पहली चीज, ठीक है। रोबोटिक्स से जो क्वेश्चन आता है, एक तो स्टैटिक पार्ट से आता है और दूसरा आता है करंट अफेयर से, है ना। जनरली जो जब जब दो क्वेश्चन पूछे हैं उसने तो ये किया है कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है और एक स्टैटिक पार्ट का पूछा है। अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन कैसे होता है, स्टैटिक का कैसे होता है, वो बात करेंगे। तो ये पूरा सेशन जो है आपका ये डेडिकेटेड है स्टैटिक पार्ट के लिए। मतलब इसमें हम लोग जो अभी तक की हिस्ट्री है, रोबोट्स की हिस्ट्री है, रोबोट्स के कंपोनेंट होते हैं, रोबोट्स किस तरीके से काम करता है, कौन से पास्ट टाइम में जो है हमारा पास्ट में जो रोबोट्स बने हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे जो मॉडर्न डेज में अभी हमारे पास रिसेंटली नए नए जो अपने पास रोबोट्स बन चुके हैं जिनको हम करंट अफेयर में रखते हैं, उनकी बात अपन अगले सेशन में करने वाले हैं। क्लियर ये बात? तो अभी स्टार्ट करते हैं, सीधा हमारा टॉपिक है जो रोबोटिक्स, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन को जानना ये जरूरी है कि रोबोटिक्स जो है ये एक्चुअल में किससे डील करता है, होता क्या है। तो पहली बात तो ये समझिएगा कि रोबोटिक्स जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है। क्लियर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके सिलेबस में लिखा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच के फॉर्म में काम करता है रोबोटिक्स। ठीक है, यहाँ सीधा लिखा है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? अब ये जो है ये रोबोटिक्स जो है एक तरीके का, रोबोटिक्स क्या है, जैसे हमारा फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, सब्जेक्ट होता है, वैसे ही रोबोटिक्स भी एक तरीके का सब्जेक्ट है। तो ये किससे डील करता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हम इसमें किस किस की बातें करते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर एक आपका रोबोट बनाया हुआ है तो रोबोट जो होगा वो एक मैकेनिकल टाइप की मशीन होगी, एक मशीन होगी रोबोट, तो हम उसको बोल देंगे कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डील करेगा या उससे रिलेट करेगा। दूसरा, उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, रोबोट को फंक्शन करवाने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन जो होता है हमारा इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच में आता है, वो आता है हमारी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी इससे रिलेटेड होती है। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यहाँ पर डिजाइन करते हैं रोबोट्स, डिफरेंट टाइप के रोबोट्स बनाना, डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करना, तो ये सारा जो है रोबोटिक्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखते हैं, इट इज मेनली रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा चलो ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं बोला अपन ने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी देख लेते हैं। आपको ये बात पता है कि रोबोट जो होगा वो किसी वर्क प्लेस पर काम करेगा, है ना। ऐसे भी रोबोट्स होते हैं जिनको आप वॉर फील्ड में भेज देते हैं, युद्ध भूमि में भेज देते हैं। ऐसे भी रोबोट्स होते हैं जिनको आप किसी मडी एरिया में भेज देते हैं। ऐसे भी रोबोट्स बनाए गए हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आते हैं, जो अपने आपदा प्रबंधन में काम आते हैं। तो ये जो रोबोट्स हैं, ये रोबोट्स जो हैं ये अगर मान लीजिए किसी डिजास्टर मैनेजमेंट के फॉर्म में वहां पर या कहीं पर ऐसे यूज हो रहे हैं, तो उनको पावर भी तो जरूरत होगी, पावर की जरूरत होगी, उनके लिए मशीन्स वगैरह लगेगी, तो उनको रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर उसका पावर सोर्स, उसके लिए एनर्जी कैसे प्रोवाइड करना, उन सब की बातें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से निकालते हैं। तो ये चीज, ये जो आपका रोबोटिक्स है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबका मिक्सचर होता है। प्लस इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन की भी बात करते हैं। ठीक है ये बात? तो ये अपना एक रोबोटिक्स का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो रोबोट वर्ड है ना, ये जो रोबोट वर्ड है, ये रोबोट वर्ड आया कहां से। सबसे बड़ी बात तो यही है कि रोबोट आ कैसे गया अचानक, या पहली बात इसकी हम अगर बात करें कि इसका ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ। तो याद रखिएगा, ये रोबोट वर्ड जो है ना, ये रोबोट वर्ड डिराइव हुआ है एक वर्ड जिसको हम कहते हैं रोबोटा। एक वर्ड है जिसका नाम है रोबोटा। क्लियर? यूज होती थी ये टर्म पहले रोबोटा के नाम से। यहां पर हम लिख रहे हैं वर्ड robot is derived from, robot is derived from a Slavic word, है ना, स्लाव भाषा का शब्द था, स्लैविक लैंग्वेज वर्ड, लैंग्वेज वर्ड। इसको अपन बोल रहे हैं कौन सी, स्लाविया, स्लाविया नहीं, स्लाविया तो गाड़ी का नाम ले लिया, स्लाव भाषा। ठीक है, वर्ड था रोबोटा, रोबोटा। ठीक है,
स्लेविक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है जिसका नाम है रोबोटा, और इसका मीनिंग होता है, रोबोटा का मीनिंग होता है, क्या होता है इसका मीनिंग होता है बंधुआ मजदूर। इसका मीनिंग होता है बंधुआ मजदूर, अपन इसको बोलते हैं बाउंडेड लेबर। ठीक है, बंधुआ मजदूर। तो रोबोटा जो वर्ड है ना, बंधुआ मजदूर। तो आपको दो बातें याद रखना है। पहली बात तो जो आपका वर्ड रोबोट आया है वो रोबोटा से आया है। किससे आया है? रोबोटा से। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आपका बंधुआ मजदूर। रोबोट भी किस तरीके से काम करता है? रोबोट को आपने बना दिया, आप उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वही वो फॉलो करेगा, उसी पे काम करता है। तो एक तरीके से तो ये हुआ ना, आपके इशारों पर चल रहा है वो, तो इशारों पर चलेगा तो बंधुआ हुआ, इसलिए इसको अपन ने यहां से डिराइव कर लिया है रोबोटा से। कौन सी भाषा का शब्द है ये? स्लेविक लैंग्वेज का है, स्लाव भाषा का। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब अपन देखते हैं कि जो रोबोट होता है, ये रोबोट की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं। तो एक तरीके की मशीन है जो ऑटोमेटिकली वर्क करती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो हमने दिए हुए होते हैं इसमें पहले, है ना। तो चलो बात करते हैं। रोबोट इज अ टाइप ऑफ ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, है ना। मतलब रोबोट को जब आप बनाएंगे तो उसमें जो जिस पर्पस के लिए आप उसको बनाएंगे, रोबोट वही टास्क परफॉर्म करेगा। क्लियर है? तो हम यहां पर बोलेंगे कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है विथ लिटिल और नो ह्यूमन इंटरेक्शन या इंटरवेंशन विद स्पीड एंड प्रिसीशन। मतलब ये है कि रोबोट जो काम करता है, वो रोबोट एक तो स्पेसिफिक टास्क पे काम करेगा, दूसरा वो परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक टास्क, दूसरा ये कि यहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या तो थोड़ा थोड़ा बहुत होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा, और तीसरा कि ये जो काम करता है वो स्पीड में करेगा और परफेक्शन के साथ करेगा, प्रिसीजन के साथ करेगा। ये यहां पर याद रखना है। याद क्या रखना है, ये कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बट फिर भी एक चीज है जो समझने वाली है कि ये ऐसे काम करता है। अब जब बात रोबोट की आती है तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि रोबोट के फादर कौन है, और दूसरा ये कि रोबोटिक्स जो है, ये रोबोट जो है, इसके ग्रैंडफादर कौन है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दोनों को समझते हैं। पहला हम पढ़ेंगे कि हु इज द फादर ऑफ रोबोटिक्स, और दूसरा हम बोलेंगे हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स या रोबोट। क्लियर? तो जो फादर की बात आती है तो इनका नाम है एंजल बर्गर। फादर हैं रोबोटिक्स के एंजल बर्गर, जोसेफ एफ एंजल बर्गर हैं। और ग्रैंडफादर की नाम आती है तो जॉर्ज चार्ल्स डेवोल है। पहली चीज, आप लोग सनी देओल वगैरह को जानते हो, सनी देओल, बॉबी देओल वगैरह, है ना। तो उनसे धर्मेंद्र वगैरह जो है, उनसे याद रख लो आपकी देओल जो है वो ग्रैंडफादर है। ठीक है, बड़े हैं ना, तो ग्रैंडफादर हो गया। और एंजल उनकी बेटी उनके लिए एंजल है, तो एंजल बर्गर उनकी बेटी मतलब फादर। एक तरीके से, इस तरीके से कुछ याद रखने का तरीका, कंफ्यूजन ना हो कभी। मान लो दो नाम याद हो गए, ऑप्शन में दोनों आ गए, पूछा फादर था, आप वहां कंफ्यूज हो रहे हो, तो बड़े देवोल वो याद रख लो, और उनकी बेटी एंजल, तो एंजल के हिसाब से एंजल बर्गर। क्लियर है? स्पेशली ये जो पीछे नाम होते हैं ना, ये आपको नाम याद रखना जरूरी होते हैं। आगे तो जोसेफ को जे एफ एंजल बर्गर भी दे सकता है वो, इसको जी सी डेवोल भी दे सकता है। तो ये पीछे जो सरनेम या जो भी आप समझ लीजिए, है ना, सेकंड नेम जो होता है वो जरूर याद रखिएगा। क्लियर? तो ये रोबोट की बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब ये रोबोटिक्स रिक्वायर्ड क्यों है, जरूरी क्यों है, रोबोटिक्स का क्या काम है ना, हम क्यों यूज करते हैं रोबोटिक्स, या हम क्यों इतना इस पे अब सब्जेक्ट वाइज क्यों पढ़ने लगे हैं इसको। सबसे मेन बात तो ये है। चलिए ठीक है, चल रहा था बहुत पहले से रोबोटिक्स की सब कुछ चीजें चल रही थी, ब्रांचेस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम लोग इसको सब्जेक्ट में क्यों इंक्लूड कर दिए, है ना। ये नए सिलेबस में आया है रोबोटिक्स, पहले रोबोटिक्स नहीं हुआ करता था एमपीपीएससी में। तो ये रोबोटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? आजकल वर्ल्ड में इतने बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें रोबोट्स की बातें होती है, क्यों होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, क्यों होती है? तो कुछ बातें समझते हैं। जैसे हम बात करें स्पीड की, ठीक है, बिल्कुल, अगर रोबोट होगा तो ह्यूमन से उसकी स्पीड ज्यादा होगी, पहली चीज। दूसरा, ह्यूमन जो होता है वो हेजार्डस या कोई डेंजरस इन्वायरमेंट में नहीं जा सकता है ना। अगर कहीं पर मान लीजिए कि कोई ऐसी पॉइजनस गैस है जो लीक कर रही है, अब वहां पर आपको उस प्लेस पर जाकर उस वॉल्व को या एक्सवाइजेड जो भी चीज है उसको बंद करना है, लेकिन आपको जाना किस में है? उस हेजार्डस इन्वायरमेंट में जाना है, एटमॉस्फेयर में जाना है। तो वहां पर ह्यूमन जाकर ये काम परफॉर्म नहीं कर सकता था, इसलिए ये बेटर है कि वहां पर किसको पहुंचा दिया जाए? रोबोट को पहुंचा दिया जाए। मान लीजिए कहीं पर बिल्डिंग में आग लग गई, ठीक है, अब वहां पर कुछ लोग फंसे हुए, उनको निकालना है वहां से, तो कैसे निकालेंगे? कुछ कोई दूसरा ह्यूमन तो जा नहीं पाएगा, उसकी बजाय आप रोबोट को भेज दीजिए, रोबोट वहां से ले आएगा। ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि ये रिपीटेटिव टास्क जो होता है वो परफॉर्म कर सकता है। अच्छी बात है,
आपको अगर कोई रिपीटेटिव टास्क दे दे बार बार तो आप बोर हो जाएंगे, पॉसिबल है कि आप बोर हो जाए, है ना। और फिर हो सकता है कि आप उसमें आपका जो है स्पीड स्लो हो जाए, आपका मन ना लगे तो परफेक्शन कम हो उसमें, तो सारी चीजें हो सकती है। बट रोबोट के साथ ऐसा नहीं है। रोबोट जो है एक मशीन है, और मशीन को आप जितनी बार बोलेंगे वो उतना काम रिपीट कर सकती है, उतनी बार रिपीट कर सकती है। फिर बात करते हैं एफिशिएंसी की। वही मैंने कहा कि आपकी बाद में हो सकता है थोड़ी देर बाद स्पीड कम हो जाए, लेकिन रोबोट के साथ ऐसा नहीं होगा। रोबोट्स जो होंगे वो एफिशिएंटली सेम स्पीड में काम करते रहेंगे लगातार। क्लियर। फिर उसके बाद आती है एक्यूरेसी की। ठीक, मशीन है, मशीन आपको नैनोमीटर तक की अगर कोई एक्यूरेसी लेना हो तब भी वो आपको स्पेसिफिकली वैसा वैसा टास्क परफॉर्म करके दे देती है। तो एफिशिएंसी भी इसी की होगी, एक्यूरेसी भी इसी की अच्छी होती है। एडॉप्टेबिलिटी, कोई भी एटमॉस्फेयर है आप उसमें प्रोग्राम कर दीजिए वो वहां पर काम कर लेगा, एडॉप्टेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम लोगों को दिखाई देते हैं ऑफ रोबोट्स ओवर ह्यूमन, है ना, ह्यूमन के ऊपर के ये रोबोट के बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से रोबोटिक्स ब्रांच जो है इतनी फेमस हो रही है और इतना ज्यादा ग्रो कर रही है। ठीक, बढ़े आगे। चलिए, ये तो बेसिक सी बात थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब थोड़ी सी हिस्ट्री की। यहां से आपको जैसा जैसा पॉइंट्स बता रहे हैं वो सारे पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो रोबोट्स के क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं जहां जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। बट आपको इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरा याद रखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, अब अगर हम रोबोट की सबसे पहली बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट रोबोट, है ना। फर्स्ट रोबोट जो है ईयर याद रखेंगे 1954 में डिजाइन हुआ था। अब जो ग्रैंडफादर कहला रहे हैं वही तो मेन होंगे, जॉर्ज डेवोल। उन्हीं ने बनाया था पहला रोबोट, और इसलिए पहला रोबोट इसको माना है, वर्ल्ड का पहला रोबोट माना है, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल था। कैसा था ये? प्रोग्रामेबल रोबोट था। इसमें आप प्रोग्राम कर सकते थे, अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते थे, इसको नए नए टास्क परफॉर्म करवा सकते थे। क्लियर है ये बात? तो फर्स्ट रोबोट ऑफ द वर्ल्ड वाज डिजाइन्ड बाय द जॉर्ज डेवोल इन 1954 एंड दैट रोबोट वाज प्रोग्रामेबल। क्लियर है ये बात? चलिए, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो आपके अभी दो लोगों का नाम अपन ने देखा, एंजल बर्गर, है ना, जीसी एंजल बर्गर, और आपके जॉर्ज डेवोल जो है, ठीक है, सॉरी जे एफ एंजल बर्गर, और आपके जॉर्ज डेवोल जो है, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी ओपन की थी जिसका नाम था यूनिमेशन। क्लियर। तो पहला पॉइंट ये कि यूनिमेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप याद रखना कि यूनिमेशन जो है वो एक रोबोटिक कंपनी थी। ठीक है, कौन सी कंपनी थी ये? रोबोटिक कंपनी थी। और इस कंपनी को एस्टेब्लिश किसने किया था? जिनके नाम आप फादर और ग्रैंडफादर के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, इनने ये कंपनी एस्टेब्लिश की थी 1962। ये कंपनी वर्ल्ड की रोबोट के ऊपर बनी हुई पहली कंपनी मानी जाती है। ठीक है, क्या नाम है? यूनिमेशन। यूनिमेशन नाम की कंपनी एस्टेब्लिश की है एंजल बर्गर एंड जॉर्ज डेबोल ने। एंजल बर्गर फादर हैं रोबोट के या रोबोटिक्स के, और रोबोटिक्स के ग्रैंडफादर हैं जॉर्ज डेबोल। इन दोनों ने मिलकर यूनिमेशन एस्टेब्लिश किया था, और ये 1962 में आया था, जस्ट आफ्टर 8 ईयर ऑफ फर्स्ट रोबोट डिजाइन बाय दी जॉर्ज डेबोल। ऐसा याद रखो आप। 8 साल पहले, मतलब 1954 में क्या किया था? जॉर्ज डेबोल ने पहला रोबोट बनाया। उसके 8 साल बाद 1962 में इन्होंने एक कंपनी बनाई एंजल बर्गर के साथ मिलकर। क्लियर। अब उसके 10 साल बाद, पहले 8 साल बाद, फिर 10 साल बाद अगला क्या याद रखेंगे कि जापान में, है ना, जापान में एक रोबोट बनाया गया था जिसका नाम था वाबोटा। क्या नाम था इसका? वाबोट या वाबोटा, है ना, वाबोट भी बोलते हैं, वाबोटा भी बोलते हैं। ये जो रोबोट था ये कौन सी कंपनी ने बनाया था या कौन सी यूनिवर्सिटी ने बनाया था? तो ये बनाया गया था वासेडा यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, वासेडा यूनिवर्सिटी है जापान की, उसने बनाया था इस रोबोट को, जिसका नाम रखा गया था वाबोट 1, है ना, वाबोट 1। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 1972 में आया, पर ये फर्स्ट एवर फुल स्केल ह्यूमनॉइड इंटेलिजेंट रोबोट। मतलब ये जो वाबोटा था, वाबोट जो था, बिल्कुल ह्यूमनॉइड रोबोट था, इंटेलिजेंट था, और ये पूरी तरीके से काम जो कर रहा था वो जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उसी तरीके से इसका एक, है ना, फेस वगैरह सब कुछ बना के बनाया गया था ये वाबोट फर्स्ट 1972। तो सिंपल याद रखने का तरीका, पहला 1954 याद रखिए। 1954 में वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट बना है, जो बनाया है जॉर्ज डेबोल ने। ये प्रोग्रामेबल रोबोट था। फिर उसके 8 साल बाद, मतलब 1954 के बाद 1962 में दोनों ने, एंजल बर्गर और किसने, आपका जो जॉर्ज डेबोल है, इन दोनों ने मिलकर यूनिमेशन कंपनी बनाई थी, जो वर्ल्ड की पहली रोबोट के ऊपर बनी हुई कंपनी मानते हैं। देन आफ्टर 10 इयर्स, 1962 के बाद 10 साल बाद 1972 में जापान में एक रोबोट बनाया गया जिसका नाम था वाबोट 1। और ये बनाया था किसने? वासेडा यूनिवर्सिटी ने। ये तीन चीजें यहां से इस पेज से आगे बढ़ते हैं। एक रोबोट है जो पीएससी का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, प्यूमा, है ना।
प्यूमा रोबोट है, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था, प्यूमा का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। अब प्यूमा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। पहले तो आप ये देखिए कि ये जो है ये किसने बनाया था। तो जो कंपनी यूनिमेशन एस्टेब्लिश हुई थी उसी कंपनी में ये बनाया गया था, यूनिमेशन में प्यूमा बनाया गया था। 1980 की बात है, यूनिमेशन कंपनी बनाती है विक्टर डेविड शिनमैन ने, है ना। श्विनमैन जो थे उन्होंने, उनके अंडर में ये बनाया गया था, ठीक है, अंडर विक्टर डेविड श्विनमैन जो है उनके अंडर में ये रोबोट बनाया गया था जिसका नाम प्यूमा था। अब ये प्यूमा जो है, इसको समझते हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता था, ये लिखा है देखो प्यूमा, क्लियर है, दिख नहीं रहा होगा। और ये लिखा है यूनिमेट, यूनिमेट मतलब यूनिमेशन कंपनी का लोग ये टैग है ना, ब्रांडिंग, और यहाँ पे प्यूमा लिखा हुआ, प्यूमा 200 ये रोबोट था। इसके फुल फॉर्म जब आप देखते हैं तो आपको इसके दो फुल फॉर्म मिलते हैं, तो आप दोनों याद रख लीजिए। देखो जो भी होगा दोनों करेक्ट है, दोनों में से एक आपके ऑप्शन में मिलेगा, तो देख लीजिए, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली प्यूमा, यही यही आया है ना, यही आया है, ऑप्शन में भी यही मिला है। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसको ऐसा नहीं रखना है तो इसको दूसरा नाम याद रखना, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मैनिपुलेशन आर्म। क्लियर है क्या? ये मशीन फॉर असेंबली भी ठीक है, मैनिपुलेशन आर्म भी ठीक है, पर पहला पिक करोगे आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर। मतलब अगर मान लीजिए ये दोनों ऑप्शन में मिल जाते हैं, वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों इसी के आंसर है, तो आपको पहला वाला जो लिखा है ये पिक करना है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली ही इसका करेक्ट आंसर था। पर अगर ये नहीं मिला, पहला ऑप्शन नहीं मिला, तो आप दूसरा भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कभी किसी सेमी ऑटोमेटेड या फुली ऑटोमेटेड मशीन देखी होगी, अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते होंगे और अगर आपने कहीं इंडस्ट्रीज वगैरह विजिट की होंगी, तो वहां पर आपको असेंबली लाइन में कई रोबोट्स लगे हुए दिखाई देते हैं। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, टाटा हो गई, मारुति हो गई, ये जो कंपनीज की कार वगैरह बनती है, इंजन वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो वहां पर ना वो ऊपर से, जैसे मान लीजिए कि आपका इंजन बन रहा है, तो इंजन के अंदर अब क्या लगाना है, पहले मान लीजिए इंजन का बोर आया केवल, फिर उसके अंदर आपको पिस्टन सिलेंडर लगाना है, तो उसके लिए ना कोई ह्यूमन नहीं होगा वहां पर, क्या करेगी, मशीन आएगी, मशीन डायरेक्टली वहां पर उसको फिट कर देगी। तो जो मशीन आती है उसकी एक आर्म आती है, आर्म मतलब भुजा ये वाली, ये आती है और ये असेंबली का काम करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है। और असेंबली की किसके द्वारा दी जाती है, आर्म्स के द्वारा, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन आर्म, अभी मैनिपुलेशन क्या होता है थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो ये मैनिपुलेशन आर्म हो गई जो क्या करवाती है, असेंबली करवाती है। क्लियर? दोनों पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। दूसरी बात ये कि ये जो है क्या है कि आप पेपर देने जा रहे हैं अभी, है ना, आप में भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हो, आप असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर दे रहे हो सकता है कि आप सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहे हो सकता है आप प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह की एग्जाम आई है उसका पेपर दे रहे हो। क्योंकि ये पेपर में किसी एक एग्जाम में आया है जो पीएससी ने लिया है, अब क्या होता है ना कि रिपीटेशन होता है लेकिन डिफरेंट एग्जाम में, और ये होता ही है, ये 100% श्योरिटी है। अभी रिसेंटली सिविल सर्विसेज का जो पेपर हुआ, इस पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के पिछले 2 साल के पेपर में आपको मिल रहे थे, एज इट इज उठा के इधर डाले गए थे। आप खुद सोचिए, आपके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप वहां पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक कर जाते हो जो आपको डायरेक्टली आंसर पहले से दे देते हैं, तो कितना बेनिफिशियल होगा ना ये। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी के लिए एक सीरीज भी चल रही है ना, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेशन करवाता हूं। आपको भी मैंने कहा है कि मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा, स्पेशली आपको ऐप पे भी एक प्रैक्टिस सेशन अलग से मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार थोड़ा मेरी तरफ से प्रैक्टिस सेशन करवा दूं, फिर मैं आपको कुछ पेपर्स भी बता दूंगा प्रीवियस ईयर के कि देखो ये पेपर्स हैं, ऐसे आते हैं और इनको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं, प्यूमा के बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम रोबोटिक की हिस्ट्री देख रहे हैं, हम लोग रोबोट में कहां तक आ चुके हैं। हिस्ट्री में 3 नाम ये देखिए आपने, देन आपने बताया कि ये प्यूमा है, 1980 में बना है ना। देखो 8 साल का गैप, फिर 10 साल का गैप, फिर 8 साल का गैप, कैसे? 1954 याद रखा, 8 ईयर बाद आपकी ये यूनिमेशन कंपनी बनती है, उसके 10 साल बाद वाबुट बन जाता है जो वासेडा यूनिवर्सिटी बनाती है जापान की, है ना। फिर उसके 8 साल बाद 72 के बाद 8 साल बाद 1980 में फिर से आपका प्यूमा आया। तो ये सीक्वेंस याद रखोगे ना तो इजी हो जाएगा याद रखना। क्लियर? चलिए उसके बाद अगर अपन बात करें तो अब अपने पास है, अब जो है ये 2016 की बात है जब फुल्ली इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जो क्या कर सकता था, ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा था। मोस्ट इसको ये बोलना चाहिए कि ये मोस्ट क्लोज टू द ह्यूमन था। ठीक है, देखते हैं इसको किसने बनाया था, क्या किया था। आप ये पिक्चर्स देख के समझ गए होंगे कि ये सोफिया है भाई साहब,
है ना। सोफिया का नाम तो सुना ही होगा, सोफिया रोबोट बहुत फेमस हुआ था, बना है 2016 में। और ये जो रोबोट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। मतलब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें, ऐसे प्रोग्राम्स फिट किए हैं या इंस्टॉल किए हैं जिससे ये ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सकता है विदाउट फीड। ये लोगों की बातों को समझता है, अपने अंदर लाता है, उनके अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स जो होता है वो अपने अंदर लाता है, लाती है ना। और उसके अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट भी करती है। क्लियर। तो ये है कौन? ये सोफिया है। ठीक। बनाया किसने है, कहां पे है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी सारी की बातें करते हैं। सारी बातें आपको इस लाइन में लिखी हुई है, देखते हैं। पहली बात, हमने बोला कि ये फुल स्केल ह्यूमनॉइड रोबोट है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तीसरा, 2016 में बनी है। चौथा, इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है हेंसन रोबोटिक्स ने। फोर्थ क्वेश्चन जो है आप याद रखना कि किसने बनाया है, तो हेंसन रोबोटिक्स कंपनी है, उसने बनाया है। पांचवा क्वेश्चन यहां से याद रखना कि ये जो है हांगकांग की कंपनी है, हांगकांग की कंपनी है, ये भी याद रखेंगे। छठा क्वेश्चन, इसको किसने डिजाइन किया है, वो जो कंपनी है वो किसकी है, तो वो है डेविड हेंसन की। क्लियर। ये पांच छह चीजें जो है मैंने अभी जो बोली वो यहां पर आपको मिलेंगी। पहली बात, वर्ल्ड का फर्स्ट एआई ह्यूमनॉइड रोबोट है। पहली बात, वर्ल्ड का पहला फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, पहला क्वेश्चन यहां से। क्लियर। दूसरी बात, ये जो है किसने बनाया है, किसने बनाया है, कब बनाया। पहला क्वेश्चन कि किसने बनाया, तो आपने बोला कि इसको हेंसन रोबोटिक्स ने बनाया। अभी अपन बात कर रहे हैं ईयर की, तो ईयर इसका क्या पड़ेगा, 2016। किसने बनाया है, हेंसन ने बनाया। कौन हेंसन, डेविड हेंसन, है ना। डेविड हेंसन की बात करेंगे यहां पर, डेविड हेंसन ने इसको बनाया है। डेविड हेंसन की ही कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है हेंसन रोबोटिक्स। क्लियर है। और ये जो डिजाइन किया गया है, इस लेडी का, इस रोबोट का नाम क्या है, तो इसका नाम है सोफिया। क्लियर है ना। तो ये चार पांच क्वेश्चन आपको यहीं से मिल रहे हैं। हांगकांग की कंपनी है, ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। हांगकांग की कंपनी के बाद अब इसको 2016 में बनाया और सऊदी अरेबिया ने नेक्स्ट ईयर मतलब 2017 में इसको सिटीजनशिप दे दी। सोफिया को सऊदी अरेबिया की क्या है, सऊदी अरब की क्या मिली हुई है, नागरिकता मिली हुई है, सिटीजनशिप मिली हुई है। 2017 की बात है। तो ये पहला रोबोट होता है जिसको क्या हो जाता है, वर्ल्ड में सिटीजनशिप मिल जाती है। सऊदी अरब का पहला रोबोट जिसको सिटीजनशिप मिली है 2017 में। क्लियर है ये बात। चलिए, अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो सोफिया है ना, ये सोफिया अपने हिसाब से तो नहीं बोलना चाहिए, इसमें कुछ हमने ऐसे प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं कि ये 62 फेस एक्सप्रेशन शो कर सकती है अलग अलग। मैंने ये इतने फोटो इसीलिए लिए, मैं चाहता तो एक फोटो पूरा ले लेता, लेकिन फोटोज देखिए, सारे फोटोज में अभी तो केवल 6 पिक्चर्स हैं, सारे फोटोज में क्या इसके फेस एक्सप्रेशन अलग अलग हैं? आप बोलेंगे यस अलग अलग है। तो याद रखना कि सोफिया जो है ये टोटल 62 फेस एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकती है। इसके पास ये कैपेबिलिटी है। क्लियर। इसीलिए इसको आप एआई भी बोल रहे हो, ये चीजें समझती है, रिएक्ट करती है, सब कुछ होता है। ठीक है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन लॉज ऑफ रोबोटिक्स। इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक्स के लॉ क्या है इनको समझते हैं यहां पर, है ना। और यहां से एक व्यक्ति का नाम आएगा, उनका नाम भी आपको याद रखना है। क्लियर। वो व्यक्ति कौन है उनकी बात करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आइजैक असीमोव की। ये व्यक्ति का नाम आप याद रख लीजिए पहले तो, आइजैक असीमोव बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। यही वो व्यक्ति हैं। अच्छा आप लोगों ने एक बात सुनी है, हमारे फिजिक्स के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनकी वजह से पूरी फिजिक्स हम लोग हमेशा उनको बोलते रहते हैं कि अगर न्यूटन नहीं होता तो हमारी फिजिक्स नहीं होती, न्यूटन नहीं होता तो हमारी फिजिक्स नहीं होती, बोलते हैं ना। तो न्यूटन जो है उन्होंने फिजिक्स के बारे में, या फिजिक्स जो है वो बात कर लो, न्यूटन ने दी है। ठीक। क्या हम लोग मैकेनिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं अपना 3 लॉज है ना, न्यूटन के 3 नियम हम पढ़ते हैं ना। तो वैसे ही जो रोबोटिक्स है, अच्छा न्यूटन का नाम आइजैक न्यूटन है ना, इसलिए मैं मैच करवा रहा हूं आपको। उनका नाम आइजैक न्यूटन है। यहां पर रोबोटिक्स में व्यक्ति जो है वो आइजैक असीमोव है, आइजैक नाम इनका भी है। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है इन्होंने 1942 में, 19 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से, है ना, 1942 में इनका एक एक्ट या बुक जो भी कह लीजिए आप, इस बुक में पब्लिश किया था पहली बार रोबोट के लॉज के बारे में। रोबोट के लॉ कहां बताए थे इन्होंने, इन्होंने बताया था इनकी एक बुक जो पब्लिश हुई थी इन 1942, है ना। बुक का नाम क्या था, रन अराउंड।
ठीक है। इस बुक का नाम रन अराउंड था, इसमें इन्होंने रोबोटिक्स के लॉ दिए थे। क्लियर है? तो वो लॉज को अपन को यहां पर पढ़ना है, कौन कौन से लॉ हैं वो देखते हैं। चलिए, 3 लॉ दिए हैं, जैसा सेम अपने किसने दिया था उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, अपने न्यूटन ने जैसे दिए थे वैसे की वैसे ये इन्होंने भी दिए। क्लियर? तो अब देखते हैं सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ की अगर अपन बात करें, लॉ 1 जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है A robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी रोबोट जो होगा वो किसी ह्यूमन को, किसी मानव को इंजरी नहीं करेगा, इंजर्ड नहीं करेगा, उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। ये पहला नियम है, सिंपल नियम। पहला, रोबोट बना लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो किसी भी ह्यूमन को इंजर्ड नहीं करना चाहिए, वो किसी भी ह्यूमन के को प्रॉब्लम या हानि नहीं करना चाहिए। पहला लॉ, ठीक है। चलिए, पहला लॉ खत्म। दूसरा देखिए लिखा है, सेकेंड लॉ जो है इसका, ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है अ रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन इट बाय ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। कहने का मतलब ये है कि जो रोबोट होता है वो रोबोट को बात मानना पड़ेगी किसकी, जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देगा उनकी। पहली चीज यहां पर लिखा है मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन, जो जो ऑर्डर ह्यूमन उसको देगा वो उसको फॉलो करना पड़ेंगे। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि ऐसा करने में, है ना, ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में कहीं वो फर्स्ट लॉ का वायलेशन ना कर दे। कहने का मतलब कि अगर वो किसी, मैं जैसे मान लो मैंने रोबोट बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने रोबोट बनाया और मैंने XYZ पर्सन के लिए बोल दिया कि काम करो, रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जाओ और उस जगह को पूरी खत्म करके आ जाओ। क्लियर? तो ये क्या होगा, रोबोट क्या सामने वाले, मतलब मेरे अगर इंस्ट्रक्शन मानता, सेकंड लॉ को अगर अपन फॉलो करें तो रोबोट मेरे इंस्ट्रक्शन मानता। रोबोट इंस्ट्रक्शन मानता तो क्या करता, जिसको मैं ऑर्डर करता उसको वो खत्म करके आ जाता। तो ये तो मेरे फर्स्ट लॉ का वायलेशन हो गया ना, वो किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करना चाहिए, सामने पहले बोला उस सेकंड वाले में हार्म करवा दिया। तो यहाँ पर लिखा है कि मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग बट डज नॉट अफेक्ट या डज नॉट वायलेट द फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्लियर? आ गई बात समझ में? अब तीसरा देखो, तीसरा लॉ क्या है, अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपने खुद के एग्जिस्टेंस को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, है ना, उसको खुद को, अपने आप को प्रोटेक्ट करते आना चाहिए, रोबोट को अपने आप को प्रोटेक्ट करते आना चाहिए। लेकिन उसके साथ में भी इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, वो कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन है। A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second laws। कहने का मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति है, अभी सुनिएगा, है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन है, एक ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन है जहां पर बहुत ज्यादा डिजास्टर आया हुआ है वगैरह, जहां पर आपने रोबोट को भेज दिया। अब वहां पर रोबोट जो है ना, वो रोबोट को वहां पर अपने आप को बचाना होगा, ये कहलाता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करे, खुद के एग्जिस्टेंस को बचा कर रखे। लेकिन मान लीजिए कि वहीं पर रोबोट को कोई व्यक्ति पीट रहा है, रोबोट को तोड़ने के लिए उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको अलग अलग चीजों से, गन से वो कर रहा है, जो भी कर रहा है XYZ। उस केस में कभी भी रोबोट जो होगा वो फर्स्ट और सेकंड लॉ को वायलेट नहीं होने देगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है कि वो ह्यूमन को हार्म नहीं करेगा। सेकंड लॉ है कि किसी ह्यूमन का इंस्ट्रक्शन तो मानेगा लेकिन फर्स्ट लॉ को हार्म नहीं करे या फर्स्ट लॉ को वायलेट नहीं करे। तो समझ गए तीनों बातें? पहले में लिखा है किसी ह्यूमन को वो नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी ह्यूमन को वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा लिखा है हार्म नहीं करना चाहिए। दूसरा लिखा है कि ह्यूमन की बात माने लेकिन उसको मानने में पहले वाले लॉ का वायलेशन ना हो जाए। तीसरा लिखा है कि खुद को बचाए, लेकिन तब तक बचाए जब तक कि फर्स्ट और सेकंड लॉ का वायलेशन ना हो, है ना। ये जो हैं, ये अपने ह्यूमन रोबोट के जो लॉज हैं वो कहे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लॉज अगर नहीं भी पूछा जाता है ना, अगर लॉ नहीं पूछे जाते हैं तो आपसे केवल इतना पूछ लिया जाएगा कि हु गेव दी लॉज ऑफ रोबोटिक्स। तो आप याद रखना, अंकल का नाम है आइजैक असीमोव, बहुत इंपॉर्टेंट अंकल है। अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। क्लियर है क्या? बढ़े आगे। चलिए, ये थे आपके लॉज ऑफ रोबोटिक्स। अब अपन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रोबोटिक्स पे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रोबोटिक्स जो आपके पास लिखा है, ये लिखा है 2011, है ना। तो देखिए 2011 में आपको प्रिंसिपल ऑफ रोबोटिक्स दिए गए। क्या दिए गए? प्रिंसिपल ऑफ रोबोटिक्स। प्रिंसिपल है, पी से स्टार्ट हो रहा, प्रिंसिपल तो 5 है ना, टोटल कितने हैं? 5। याद रखने का तरीका है ये,
है ना। जीके को जब पढ़ते हो कोई ऐसी चीज आ जाती है तो याद रखने का ये तरीका कि पहली बार में उसका कुछ निमोनिक बना लो, कुछ वर्ड निकाल लो, प्रिंसिपल पांच ऐसे 2-3 बार बोलो, प आ रहा है वर्ड याद हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, 3-4 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद रहने लग जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रोबोटिक्स की। तो ये दिया किसने है? तो ये दिया है ईपीएसआरसी और एएचआरसी ने। ईपीएसआरसी क्या है तो देखते हैं, इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस रिसर्च काउंसिल एंड आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल। ईपीएसआरसी और एएचआरसी जो है, इन दोनों ने मिलकर 2011 में 5 प्रिंसिपल दिए हैं रोबोटिक्स के लिए। ठीक है, कंबाइंडली गिव दी 5 प्रिंसिपल फॉर दी रोबोटिक्स। तो बढ़ते हैं इनकी तरफ, ये रोबोटिक्स के क्या प्रिंसिपल है उनको देख लेते हैं, छोटे छोटे से हैं। वैसे ये जो आपके लॉज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रिंसिपल जो है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, पहला लिखा है, रोबोट शुड नॉट बी डिजाइन सोलली फॉर और प्राइमरली टू किल और हार्म ह्यूमंस। ये कुछ लॉ से मैच कर रहा है, लग रहा है ऐसा कि लॉ में भी तो ऐसे लिखा है कि ह्यूमन को वो हार्म करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। तो पहला बोल रहा है कि प्रिंसिपल ये है कि जब भी रोबोट बनाया जाए तो वो उसका सोल पर्पस, मेन पर्पस, प्रिंसिपल प्राइमरी पर्पस जो होता है वो ये नहीं होना चाहिए कि वो ह्यूमन को किल करे या उसको हार्म करे। पहला। दूसरा देखते हैं, ह्यूमंस नॉट रोबोट्स आर रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स। ठीक है, मतलब ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स है, रोबोट्स आर टूल डिजाइन टू अचीव ह्यूमन गोल्स। ह्यूमन जो है यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, जो जो व्यक्ति जो यहां पर वो होगा, अपन उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबल का मतलब हिंदी में मैं बता रहा हूं, रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, चलो याद नहीं आ रहा मुझे, रिस्पॉन्सिबल का प्योर हिंदी याद नहीं आ रहा है, मतलब समझ गए, जो जो मेनली जो जो रिस्पॉन्सिबल है वो ह्यूमन है, रोबोट नहीं है। और ये रोबोट जो है ये मशीन है, टूल्स हैं जो डिजाइन किए जाते हैं ह्यूमन गोल के लिए। तो ये भी इसका सेकंड प्रिंसिपल दिया इन्होंने। थर्ड प्रिंसिपल में क्या बोला, रोबोट शुड बी डिजाइंड इन अ वे दैट अश्योर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इन्होंने कहा कि रोबोट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी खुद करे। ठीक है, इन वे दैट अश्योर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब वो खुद की सेफ्टी और सिक्योरिटी का काम खुद करे, ऐसे बनाया जाना चाहिए। तो ये थर्ड प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल की। लिखा है, रोबोट्स आर आर्टिफैक्ट्स, है ना, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, दे शुड नॉट बी डिजाइन टू एक्सप्लॉइट वनरेबल यूजर बाय इवोकिंग एन इमोशनल रिस्पॉन्स और डिपेंडेंसी। इट शुड ऑलवेज बी पॉसिबल टू टेल अ रोबोट फ्रॉम अ ह्यूमन। यहां पर ये बोला गया है, इस वाले लाइन में ये बोला गया है कि ये किसी भी ह्यूमन के इमोशनल पॉइंट को या इमोशनल जो रिस्पॉन्स होता है वो करके कोई किसी को हार्म नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ह्यूमन के लिए, रोबोट। क्लियर है, सिंपल सी बात है, उसके इमोशनल रिस्पॉन्स को इवोक नहीं करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला लिखा हुआ है अपने पास, फिफ्थ जो प्रिंसिपल है, इट शुड ऑलवेज बी पॉसिबल टू फाइंड आउट हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रोबोट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी कभी रोबोट डिजाइन किया जाए, जब भी कभी रोबोट डिजाइन किया जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि रोबोट को पहचान कर, रोबोट को देखकर रोबोट के पास कुछ ऐसे टैग्स या ब्रांडिंग होना चाहिए कि पता चल जाए कि इस रोबोट को डिजाइन करने वाला है कौन। क्लियर है, ये फिफ्थ जो लिखा है, इट should always be possible to find out who is legally responsible for a robot। कौन उस रोबोट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन व्यक्ति ने उसको बनाया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बनाया है, ये हमें रोबोट देखकर पता चल जाना चाहिए। तो ये आपके 5 प्रिंसिपल है, ईपीएसआरसी और एएचआरसी ने दिए थे प्रिंसिपल 2011 में। क्लियर। चलिए